and welcome to the channel Chemistry by Simran Khosla, where we have entered into our class number 11 of electrochemistry. And in this particular video, we are going to understand the graphs of conductometric titrations. So let me just share the screen with you all. And here we are. Yeah. So this is electrochemistry part number 11. And the topic of discussion is graphs of conductometric titration. जब भी हम किसी टाइट्रेशन की बात करते हैं तो वो +1 +2 के प्रैक्टिकल के दिन याद आ जाते हैं जब हम एक सोल्यूशन ब्यूरेट में लेते थे और एक सोल्यूशन फ्लास्क में लेते थे और दोनों का कलर चेंज देखते थे और वहां से एंड पॉइंट फाइंड आउट करके एक नॉन सोल्यूशन से अननोन सोल्यूशन की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करते थे। ये टाइट्रेशंस कंडक्टोमेट्रिक वाली 11th 12th में तो नहीं होती है, ये हमारे बैचलर्स में जाके होती है, बट यस इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो वही है कि टाइट्रेशन करके एक की स्ट्रेंथ पता है, दूसरे की हमें फाइंड आउट करनी है। पर यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि कंडक्टोमेट्रिक वर्ड आ गया तो इसका कुछ ना कुछ रोल है, कंडक्टिविटी से कोई ना कोई रोल है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। मैंने लिखा हुआ है इसके रिगार्डिंग, हालांकि आपको असली समझ आएगी ग्राफ्स देखकर। ठीक है, तो मैं जस्ट एक ओवरव्यू देने के लिए मैंने थोड़ा सा लिखा हुआ है कि कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन एक ऐसी टाइट्रेशन है जहां पे हम टाइट्रेंट की एडिशन करते हैं और यहाँ पे एक्चुअल में होता है कि कंडक्टिविटी का सडन चेंज हम नोट करते हैं। जैसे वहां पे कलर चेंज आता है, इंडिकेटर डालते हैं तो कलर चेंज से पता चलता है कि न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट या कह लो कि एंड पॉइंट आ गया है। ठीक है ना। तो यहाँ पे कंडक्टोमेट्रिक में क्या होता है, कंडक्टिविटी में एब्रप्ट चेंज आता है, ये एक सडन चेंज आता है जो कि शो करता है कि स्टोक्योमेट्रिक पॉइंट आ चुका है। ठीक है, तो एसिड की स्ट्रेंथ हम फाइंड आउट करते हैं बेस को हम लेते हैं ब्यूरेट में, एसिड को हम लेते हैं फ्लास्क में, और इस तरीके से बेस की कॉन्सेंट्रेशन हमें पता होती है, एसिड की कॉन्सेंट्रेशन हम फाइंड आउट करते हैं। और यहाँ पे कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन की बैकलाइन प्रिंसिपल है वो ये है कि ड्यूरिंग अ टाइट्रेशन प्रोसेस एक्चुअल में क्या हो रहा होता है, यानी पूरा प्रोसीजर कैसे वर्क कर रहा होता है कि टाइट्रेशन प्रोसेस में आयंस रिप्लेस हो रहे होते हैं दूसरे आयंस के साथ। ठीक है, क्योंकि देखो बेस भी कंडक्ट करता है, एसिड भी कंडक्ट करता है। कंडक्ट क्यों कर रहा है, आयंस की वजह से। पता है ना, कंडक्टिविटी ये दो चीजों की वजह से आती है, या तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से या आयंस की वजह से। तो यहाँ पे हम आयंस की वजह से देख रहे हैं। तो टाइट्रेशन प्रोसेस में एक आयन जो है वो दूसरे आयन से रिप्लेस हो रहा होता है और हम इन आयंस की आयनिक कंडक्टिविटीज का डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, इन आयंस का आपस में फर्क होना कि अच्छा पहले इस आयन की वजह से ये कंडक्टिविटी आ रही थी, अब दूसरे आयन की अलग कंडक्टिविटी है, तो इनका आपस में ही इनकी कंडक्टिविटीज का ही डिफरेंस जो है वो हमारे ओवरऑल सोल्यूशन की कंडक्टिविटी को अफेक्ट करता है और वही हमारी हेल्प करता है ये पूरी टाइट्रेशन का इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए। इस पूरी टाइट्रेशन में इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए सबसे हेल्पफुल क्या होता है, आयंस की आयनिक कंडक्टिविटी। ठीक है, या सिंपल सी भाषा में कुछ नहीं समझ आया ना तो बस इतना से समझ लो कि टाइट्रेशन इन विच एंड पॉइंट इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग कंडक्टेंस। ऐसी टाइट्रेशन जहां पे एंड पॉइंट हम कंडक्टेंस से फाइंड आउट करते हैं वो होती है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस। क्लियर, कंडक्टेंस से हम फाइंड आउट करेंगे एंड पॉइंट, इतनी सी बात। मेन जो यहाँ पे क्वेश्चन आता है वो आता है ग्राफ से। ग्राफ्स पूछे जाते हैं तो ग्राफ्स हम पढ़ेंगे, 6-7 ग्राफ्स है और सारे के सारे केसेस है, कुछ भी नहीं है इसमें। देखो पहला है टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो बेसिक आइडिया लगाना है, मैंने आपको 1-2 ग्राफ करवाए तो बाकी तो अपने आप ही कर लोगे। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, एक बहुत ही जन्मों जन्मांतर से चली आ रही एग्जाम्पल, HCl और NaOH है ना। मान लीजिए NaOH आपने लिया ब्यूरेट में, HCl लिया आपने फ्लास्क में, तो दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, NaCl और H2O। मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल दी है ये बताने के लिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दिया तो टाइट्रेशन पे क्या इफेक्ट आएगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या था, हमने एक्स एक्सिस पे क्या लेना है, वॉल्यूम ऑफ एल्कली एडेड है ना। एल्कली एडेड यानी हमने NaOH देखना है कि क्योंकि NaOH ब्यूरेट से ऐड करना है, फ्लास्क में क्या है HCl है। तो जब पहले इनिशियली हमारे पास फ्लास्क में क्या था, HCl था, तो HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो तो पक्का डिसोसिएट किया होगा और उसकी कंडक्टेंस भी बहुत हाई होगी। ठीक है, ये वैल्यू लगा दो। अब कंडक्टेंस किसकी वजह से आ रही है, H पॉजिटिव की वजह से आ रही है। ठीक है, पर जब हमने जैसे जैसे NaOH ऐड करना शुरू किया हमारे पास Na पॉजिटिव बनना शुरू हो गया।
NaCl बनने लग गया। तो बेसिकली ये H पॉजिटिव किससे रिप्लेस हो रहा है? Na पॉजिटिव से रिप्लेस हो रहा है। इतनी बात समझ लेना कि ये जो Na पॉजिटिव है ना, इसकी कंडक्टेंस कम होती है H पॉजिटिव से। H पॉजिटिव से Na पॉजिटिव की कंडक्टेंस कम होती है। क्या होती है, क्या और किसी के केस में भी हमें लर्न करने की जरूरत है, तो उसकी मैं आपको ट्रिक जस्ट इसके बाद बता दूंगी। अभी के लिए आप इतना समझो कि H पॉजिटिव की कंडक्टेंस ज्यादा होती है Na पॉजिटिव से। ठीक है, तो जैसे ही H पॉजिटिव रिप्लेस हो रहा होगा Na पॉजिटिव से, वैसे वैसे उसकी कंडक्टेंस जो है वो कम होती जाएगी। कहने का मतलब ये है, जितना आपका H पॉजिटिव बनता जाएगा। ये H पॉजिटिव की कंडक्टेंस पहले थी कुछ, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसकी अपनी कोई कंडक्टेंस थी। अब क्या हुआ, अब बेस डालते डालते ये Na पॉजिटिव के साथ बनता जा रहा है कि HCl में NaOH डलता जा रहा है तो NaCl में तब्दील होता जा रहा है। पर जब एक बार HCl पूरा का पूरा टूट गया, पूरा का पूरा डिसोसिएट हो गया, ठीक है, अब उसके बाद HCl तो बचा नहीं, लेकिन अब ब्यूरेट से और एडिशन कर रहे हो। ठीक है, अब ब्यूरेट से और एडिशन करके कौन सा आयन आ रहा है? ब्यूरेट से एडिशन करने पे NaOH बढ़ रहा है। NaOH बढ़ रहा है, अब NaCl तो बन नहीं रहा ना, NaCl तो बनना बंद हो गया, क्योंकि NaCl कब बन रहा था? जब HCl और NaOH रिएक्ट कर रहा था। अब हमने देखा कि HCl तो खत्म हो गया एक पॉइंट पे आके। ठीक है, अब अगर आप NaOH ऐड करवा रहे हो तो NaOH से हमें आयन कौन सा मिल रहा है? OH नेगेटिव। और OH नेगेटिव की कंडक्टेंस हाई होती है, जिसकी वजह से इसकी कंडक्टेंस बढ़ने लग जाएगी और हमारे पास ग्राफ इस तरीके से नजर आए। क्लियर है? दोबारा समझ लीजिए, हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का जो रिएक्शन था, इसमें क्या है, जब H पॉजिटिव की स्टार्टिंग में कंडक्टेंस हाई थी, लेकिन जैसे ही हम बेस डलवा रहे हैं तो रिएक्शन हो रही है, NaCl फॉर्म होने पे Na पॉजिटिव की कंडक्टेंस हमने देखी कि Na पॉजिटिव की कंडक्टेंस कम है। ठीक है, H पॉजिटिव आयंस जो है वो Na पॉजिटिव से रिप्लेस होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से कंडक्टेंस कम होती जा रही है। एक पॉइंट तक होगी जिसको हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस पॉइंट। इस पॉइंट पे आके सारा का सारा HCl जो है वो डिसोसिएट हो चुका है, ऐसा हम आइडियली मानते हैं। ठीक है, अब जब HCl पूरा का पूरा डिसोसिएट हो गया, HCl पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया, अगर हम अब NaOH डालेंगे तो NaOH से हमें प्राप्त होने वाला आयन है OH नेगेटिव। OH नेगेटिव की वजह से कंडक्टेंस इंक्रीज होगी और हमारे पास ग्राफ इस तरीके से चला जाएगा। अभी दिमाग में एक डाउट आता है कि हमने देखा OH नेगेटिव के ज्यादा है, हमने देखा H पॉजिटिव के ज्यादा है, तो H तो बहुत कुछ याद करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, बहुत आसान है। ठीक है, यहाँ पे आप एक लाइन लिखिए, पानी भरेंगे कल। नॉर्मल सी चीज लिखो, लिखो पानी भरेंगे कल क्योंकि आज नल लीक हो रहा है। तो नॉर्मल सा पढ़ दो। ठीक है, पानी भरेंगे कल क्योंकि आज नल लीक हो रहा है। ये लाइन तो नॉर्मल सी है, कुछ भी नहीं है, लेकिन इसका एक फायदा बहुत ज्यादा है। कैसे फायदा है? जब आप कंडक्टेंस के लिए याद करोगे ना ऑर्डर, ऐसे नहीं याद होगा, भूल जाओगे। ये बहुत सारी चीजें होती हैं। पानी का फॉर्मूला तो सबको पता है, H2O। ठीक है, तो याद नहीं कर सकते आप? H पॉजिटिव फिर OH नेगेटिव। भरेंगे से क्या लिख सकते हो आप? Cl नेगेटिव लिख सकते हो। कल से क्या लिख सकते हो? Cl नेगेटिव। क्योंकि से क्या याद कर सकते हो? K पॉजिटिव। आज से क्या याद रख सकते हो? Ag पॉजिटिव। नल से क्या याद रख सकते हो? नल से आप याद कर लीजिए Na पॉजिटिव। लीक से क्या याद रख सकते हो? Li पॉजिटिव। तो बस इतना ही आपके लिए काफी है, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, ये आप याद रख लेना, एक बार दोबारा मेरे साथ बोल के देखो। पानी भरेंगे कल क्योंकि आज नल लीक हो रहा है। पानी से H पॉजिटिव OH नेगेटिव यानी H2O। भरेंगे से Br नेगेटिव, कल से Cl नेगेटिव क्योंकि K पॉजिटिव, आज से Ag पॉजिटिव, नल से Na पॉजिटिव, लीक से Li पॉजिटिव। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको अभी ऑर्डर लिख के दिया है, ये सारा का सारा कंडक्टेंस का है। याद करो, अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको क्या बोला था? मैंने आपको बोला था कि जब H पॉजिटिव Na पॉजिटिव से रिप्लेस हो रहा है तो कंडक्टिविटी कम हो रही है, कंडक्टेंस कम हो रही है, क्योंकि Na पॉजिटिव की कंडक्टेंस कम है। ठीक है, जब एक बार HCl पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा तो अब हम सिस्टम में ऊपर से क्या डाल रहे हैं? NaOH डाल रहे हैं। एंड आपको मालूम है कि OH नेगेटिव की कंडक्टेंस बहुत हाई होती है, इसीलिए जो ग्राफ है वो ऊपर को जा रहा है। क्लियर है? ओके, चलो आओ अब अगला ग्राफ देखते हैं। टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ये बहुत आसान है, पर इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है। देखो, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड में एक फर्क होता है। वीक एसिड हमेशा
कम डिसोसिएट करता है ना, इनिशियली उसकी कंडक्टेंस भी कम होगी। अगर आपने स्ट्रॉन्ग की यहाँ पे लिखी थी ना, वीक एसिड की आप यहाँ पे लिखो, क्योंकि वो वैल्यू ही कम होगी, ठीक है ना। अगर आप स्ट्रॉन्ग की यहाँ लिख रहे थे तो वीक की आप यहाँ पे मेंशन करो। हाँ चलो, ग्राफ अगर इंडिविजुअली आ रहा है फिर तो क्या ही कहना, बट मैं आपको नॉर्मल बता रही हूँ कि स्टार्टिंग में भी वो कम ही डिसोसिएट हुआ होगा और उसकी कंडक्टेंस भी कम होगी। तो होता क्या है ना कि वीक एसिड धीरे धीरे डिसोसिएट करता है, धीरे धीरे डिसोसिएट हो रहा होता है। तो पहले वो एक लेवल पे डिसोसिएट हो रहा होगा, आपको पता है एच पॉजिटिव जो है वो सीएल नेगेटिव से रिप्लेस हो रहा है। एक मिनट रुको जाओ, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। CH3COOH ले लिया आपने, ले लिया, ओके। अब आप इसके साथ क्या लोगे, NaOH ले लोगे, ठीक है। और इसको रिप्लेस करना जरा, क्या बन जाएगा, CH3COONA बन गया, साथ में क्या बन जाएगा आपके पास, वाटर। अब ठीक है, ये एग्जांपल स्ट्रॉन्ग बेस लिया है, वीक एसिड लिया है। आपको क्या नजर आ रहा है कि ये H पॉजिटिव किसके साथ रिप्लेस हो रहा है, Na पॉजिटिव के साथ। इस वजह से इसकी कंडक्टेंस एक पॉइंट तक आके डिक्रीज होगी, ठीक है। इस पॉइंट के तक डिक्रीज होगी, उसके बाद पता है क्या होगा। अब क्या हो रहा है कि वीक एसिड है ना, तो टाइम से डिसोसिएट करता जा रहा है, थोड़ा थोड़ा डिसोसिएट करता जा रहा है, ठीक है। पर ना साथ ही साथ OH नेगेटिव स्ट्रॉन्ग बेस का हावी हो रहा है। मतलब मैं आपको कैसे बताऊं, देखो वीक एसिड का H पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, पर वो इतनी तेजी से नहीं आ रहा। NaOH का तो ऐसे है ना कि ऊपर से ड्रॉप पड़ी साथ ही साथ टूट गया, तो OH नेगेटिव की कंडक्टेंस का प्रभाव ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो इसलिए ये कंडक्टेंस आपको एकदम से डिक्रीज थोड़ी सी नजर आएगी, पर उसके बाद ना धीरे 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 इंक्रीज कर रही होगी, क्योंकि कारण ये है कि OH नेगेटिव ज्यादा आ रहा है स्ट्रॉन्ग बेस की एडिशन से। इतना H पॉजिटिव नहीं आ रहा जितना OH नेगेटिव आ रहा है, बट हाँ ये इतना एब्रप्ट इंक्रीज इस वजह से नहीं है क्योंकि वीक एसिड है और ये टाइम टू टाइम थोड़ा थोड़ा डिसोसिएट हो रहा है। एक पॉइंट तक आके ना, एक पॉइंट तक आके ये जब पूरा का पूरा एसिड खत्म हो गया, ठीक है, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंस पॉइंट। क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंस पॉइंट। इसके बाद अब एसिड खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ब्यूरेट से NaOH आ रहा होगा, और NaOH का तो आपको पता ही है कि OH नेगेटिव की कंडक्टेंस कितनी हाई होती है, तो इसलिए इसकी वैल्यू हाई आ जाएगी। हाँ, अब यहाँ पे ना एक चीज नोट करो, क्योंकि ये है स्ट्रॉन्ग बेस, इस वजह से ये बिल्कुल ऐसे आपको स्ट्रेट नजर आ रहा है। यही अगर मैंने वीक बेस लिया होता ना, तो ये एब्रप्ट चेंज ऐसे ना आता, वीक बेस की कंडक्टेंस कम आती फिर, ठीक है। क्या बोलना है ये आपको अगली एग्जांपल में समझ आ जाएगा, पर मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पे आके आपका एसिड खत्म हो गया। अब ये जो कंडक्टेंस दिख रही है ना, ये NaOH की वजह से दिख रही है, ठीक है। दो ग्राफ कर लोगे, चलो अब आओ आगे। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, ध्यान से देखो, हर सवाल बहुत आसान है, सिर्फ ध्यान देने की जरूरत है। HCl है और वीक बेस है, वीक बेस कौन सा ले ले, NH4OH ले लेते हैं, और इनको रिएक्ट करवा के आपके पास क्या बन रहा है, NH4Cl प्लस H2O। तो यहाँ पे पता है क्या है, सबसे पहले तो क्योंकि एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ऑब्वियसली ये अपना हाई लेवल तक डिसोसिएट किया है। अब वीक बेस है तो ये इसको क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है, न्यूट्रलाइज तो करेगा ना। और एसिड भी एक टाइम तक आके खत्म हो जाएगा, हमारे पास इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाएगा। पर क्योंकि अब की बार हमने वीक बेस लिया हुआ है ब्यूरेट में, तो अब जो यहाँ पे चेंज आने वाला है वो थोड़ा सा कम ही आने वाला है, क्योंकि अब OH नेगेटिव इतना नहीं हमें मिल रहा जितना कि स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में, जितना कि स्ट्रॉन्ग बेस के केस में मिल रहा था। जब हमने फर्स्ट ग्राफ किया तब हमने ऐसे पढ़ा कि बिल्कुल अब्रप्ट चेंज आया जब हमने स्ट्रॉन्ग बेस लिया, लेकिन अब हमने वीक बेस लिया है इसलिए इसकी कंडक्टेंस कम होगी, क्योंकि OH नेगेटिव इतनी अमाउंट में डिसोसिएट नहीं हुआ। क्लियर, बस ये ध्यान में रखना है। फोर्थ एग्जांपल करते हैं। ये देखो वीक एसिड एंड वीक बेस, बहुत आसान है ये, बहुत ज्यादा। देखो वीक एसिड का क्या है, सबसे पहले एक पॉइंट पे डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, ठीक है। और वीक बेस जो है, वीक एसिड है वीक बेस है ना, तो अब क्योंकि वीक एसिड जो है वो धीरे 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 टूट रहा है ना, धीरे धीरे टूट रहा है, तो इतनी जल्दी तो Na पॉजिटिव से रिप्लेस नहीं होगा। कैसे, CH3COOH है ना, एक है आपके पास NH4OH, तो इसको मिला के क्या बन रहा है, CH3COO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव प्लस H2। मैंने बाय मिस्टेक आपको Na पॉजिटिव बोल दिया था, आप नॉर्मल देखो, H पॉजिटिव NH4 पॉजिटिव से रिप्लेस हो रहा है, तो इतनी जल्दी तो रिप्लेस होगा नहीं ना। अगर इतनी जल्दी रिप्लेस नहीं हो रहा तो उसकी कोई ना कोई कंडक्टिविटी तो होगी, और ऊपर से OH नेगेटिव आ रहा है,
तो उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही होगी, इतनी नहीं हो रही। एक पॉइंट पे आके पूरा का पूरा एसिटिक एसिड यानी वीक एसिड खत्म हो गया, और ये हमारे पास क्या है, इक्विवेलेंस पॉइंट। इसके बाद अगर आप एडिशन कर रहे हो बेस की, तो उसमें चेंज तो आएगा, पर इतना एब्रप्ट चेंज नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास बेस कौन सा है, वीक बेस है। ठीक है, तो इसलिए ये थोड़ा सा स्मूथली ही चले। तो बस इतना देखना है कि जब आपके पास वीक होंगी चीजें तो इतनी अब्रप्टली चेंज नहीं करना। हाँ, देयर विल बी अ चेंज बट नॉट इतने वाला। ठीक है जी, ओके, चलो आगे। ये तो बहुत आसान है। हाँ, आई नो देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, बट स्टूडेंट्स ट्रस्ट मी, अगर आपने पहले ये किया हुआ है ना, आपने 4 ग्राफ्स अच्छे से समझे हैं, तो आपको 5वां समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो क्या है, क्या ही है, पहले स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड है ना, तो प्रभाव ज्यादा देखना है तो किसका मिलेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड का। एक वैल्यू ज्यादा होगी, कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कर दी, वैल्यू आ गई। बट एक हद तक स्ट्रॉन्ग एसिड सबसे पहले न्यूट्रलाइज हो रहा होगा, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड न्यूट्रलाइज हो रहा है, किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। एक पॉइंट पे आके स्ट्रॉन्ग एसिड खत्म। ठीक है, अब आ रहा है वीक एसिड का प्रभाव, तो इसका एक इक्विवेलेंस पॉइंट आया। इक्विवेलेंस पॉइंट 1 किसका आया, स्ट्रॉन्ग एसिड का। फिर वीक एसिड की कहानी शुरू होती है, एंड यू ऑल नो वेरी वेल, वीक एसिड की पहले एक पॉइंट तक डिक्रीज होती है, फिर धीरे 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 इंक्रीज होती है, और एक पॉइंट तक इंक्रीज होती है, और तब वीक एसिड भी खत्म हो जाता है, तो उसका इक्विवेलेंट पॉइंट आता है 2। उसके बाद डिपेंड करता है हमने स्ट्रॉन्ग बेस लिया है कि वीक बेस। अगर हमने स्ट्रॉन्ग बेस लिया है तो एब्रप्ट चेंज, और अगर वीक बेस लिया है तो स्लो चेंज। क्लियर, ऐसे शो करना होता है। सो वीक वाला मैं हटा रही हूँ, ये अपना स्ट्रॉन्ग बेस था, तो एब्रप्ट चेंज आपको शो कर देना है, वो आपके पास इक्विवेलेंस पॉइंट्स। क्लियर, तो ये हमारा एसिड बेस का था। एक थोड़ा सा छोटा सा आइडिया देना है मेरे को प्रेसिपिटेशन का। वहां पे आप ये देखो, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल आपके रेफरेंस के लिए लिख रखी है, AgNO3 और Ki, वही कंडक्टेंस है, यहीं पे आपका वॉल्यूम एडेड है। AgNO3 और Ki ये मिलके क्या बनाएंगे, AgI के PPT। वी ऑल नो AgI AgCl ना, सिल्वर के हैलाइड्स PPT बनाते हैं, और यहाँ पे आ गया KNO3। तो क्या है कि सबसे पहले जो कंडक्टेंस है वो इतनी नहीं हो पा रही है, क्योंकि ये आयंस प्रेसिपिटेट बना रहे हैं, है ना। पहले आयंस थे फ्री फॉर्म में थे, AgNO3 KI फ्री फॉर्म में थे, तब कंडक्टेंस थी अच्छी खासी। बट जैसे ही रिएक्शन हो रही है ना, तो कंडक्टेंस खड़ी हुई है, इंक्रीज नहीं हो रही, कांस्टेंट सी रह रही है, क्योंकि AgI जो है वो हो रहा है प्रेसिपिटेट आउट। लेकिन जब एक पॉइंट के ऊपर आके हमें पता है कि हमारा वॉल्यूम जो है, जो जितना हमने फ्लास्क में लिया था वो पूरा का पूरा रिएक्ट कर चुका है, तो अब जब हम ऊपर से टाइट्रेंट डाल रहे हैं, तो अब वो वाला टाइट्रेंट तो अपनी कंडक्टेंस शो करेगा, करेगा ना, तो वो करेगा, तो हमारे पास वैल्यू इंक्रीज आएगी। ऊपर वाले ब्यूरेट से मटेरियल आ रहा है, फ्लास्क का मटेरियल ब्यूरेट के मटेरियल के साथ रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट बना रहा था, तब भी ये कांस्टेंट आ रहा था। पर ये सब कहानियां चली सिर्फ एक पॉइंट तक, उसके बाद आके ये स्टॉप हो गया। अब क्या हो रहा है, अब जब एक बार स्टॉप हो गया, रिएक्शन हो गई, अब ब्यूरेट से जो आ रहा है उसने अपने रंग दिखाने हैं, और हमारे पास वैल्यू जो है वो इंक्रीज बचा है। तो इस तरीके से 6 हमने क्या पढ़े, ग्राफ पढ़े, एंड आई होप आपको समझ आए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। अगर आंसर लगा मेरे को कमेंट्स में देने वाला है, देन आई डेफिनेटली आंसर। अगर लगा कि उसके ऊपर कोई वीडियो डालनी चाहिए, देन आई डेफिनेटली मेक अ वीडियो। So bye bye, take care, see you in the next part.